नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आप लोगों को मिलता है डेली लाइव लेक्चर, डीपीपी और रिकॉर्डेड लेक्चर भी। इसके साथ साथ और भी ढेर सारे फीचर्स हैं। आप हमारे साथ जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारे पास पढ़ने के लिए है रिस्पायरेशन में लंग्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रिस्पायरेशन में ही एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन और मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन में लंग्स के बारे में भी जो है कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो पढ़ने के लिए है वो है रिस्पायरेशन में लंग्स में बहुत सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद जो चीज़ें पढ़ने के लिए है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज आपको दिखाते हैं सबसे पहले लंग्स का डायग्राम, और जो एक्चुअल लंग्स होता है हमारी बॉडी में उसका डायग्राम हम दिखाने जा रहे हैं। कहाँ पे लोकेटेड होता है एक्चुअल ह्यूमन बॉडी का जो लंग्स का डायग्राम है। तो देखिए, ये रहा स्क्रीन पे एक्चुअल ह्यूमन बॉडी का डायग्राम। ये दिखाया गया है ह्यूमन का लंग्स। ये आपको लंग्स दिख रहा है ह्यूमन बॉडी में, और ये हार्ट दिखाया गया है, और ये जो नीचे दिख रहा है वाइट कलर का ये दिखाया गया है डायफ्राम। ब्रीथिंग मसल्स है डायफ्राम। पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं लंग्स चारों ओर से दो झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक पैराइटल प्लूरा और दूसरा विसरल प्लूरा। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में मौजूद होते हैं प्लूरल फ्लूइड और इस प्लूरल फ्लूइड का काम है ब्रीथिंग के समय होने वाले फ्रिक्शन को मिनिमाइज। तो इतना सारा बात हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे, और आज जो पढ़ने के लिए है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास है एक और ये डायग्राम दिखाया गया है रिस्पायरेटरी वे या रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसमें ये आपको दिखाया गया है लैरिंग्स। यहाँ पे ये लैरिंग्स दिख रहा है, लैरिंग्स। उसके बाद ये दिखाया गया है ट्रेकिया और ये दिखाया गया है यहाँ से डिवाइड होकर के ब्रोंकस बनाता है, ब्रोंकस। और ये आगे दिखाया गया है ब्रोंक्यूल्स और बताए थे ब्रोंक्यूल्स दो होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास है और शुरू करते हैं। आज है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, यानी लंग्स की जो संरचना है। ये पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे, बताए हुए थे कि राइट लंग्स जो है वो 3 भाग में बटे होते हैं और लेफ्ट लंग्स जो है वो 2 भाग में बटे होते हैं। वो डायग्राम के द्वारा भी दिखाए हुए थे। आज उसी को जो है नोट्स फॉर्मेट में आपको समझा दे रहे हैं सारा कुछ, तो ध्यान दीजिए। ये सारा पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लंग्स जो है
पिंकेस कलर की, यानी जो है ये पिंक कलर की दिखता है, पिंक कलर का गुलाबी रंग का संरचना होता है लंग्स, जो कि हमारे थोरेसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में मौजूद है, वक्ष गुहा में मौजूद संरचना है। लंग्स के ऊपरी भाग को, लंग्स का जो ऊपरी भाग है वो कहलाता है एपेक्स। लंग्स की जो ऊपरी संरचना होती है वो एपेक्स कहलाता है, ये ध्यान देना है। लंग्स के निचले हिस्से, लंग्स का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो बेस कहलाएगा। ऊपरी भाग जो है एपेक्स कहलाता है। जैसे ये रहा लंग्स हमारा, ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, तो ये जो लंग्स रहा तो इसका ये वाला भाग कहलाता है एपेक्स और ये नीचे वाला कहलाता है बेस। जब एक्सटर्नल यानी बाहर से हम लंग्स को देखेंगे तो जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो 2 भाग में बटे होते हैं और जो राइट वाला लंग्स होता है वो 3 भागों में बटे होते हैं। तो लिखे हैं मनुष्य के लेफ्ट लंग्स 2 लोब्स में बटे होते हैं। ये इस तरह से जो है यहाँ से ऊपर से इंटरनली नहीं, ऊपरी भाग से यदि हम देखेंगे तो ये 2 लोब्स में बटा हुआ संरचना होता है, जिसमें से पहला लोब होता है सुपीरियर और दूसरा होता है इंफीरियर। तो पहला जो ऊपर वाला लोब्स होता है ये वाला कहलाता है सुपीरियर और नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है इंफीरियर। तो ये वाला हो गया सुपीरियर, सुपीरियर और ये नीचे वाला हो गया इंफीरियर। इंफीरियर ये 2 लोब्स में बटे होते हैं लेफ्ट लंग्स। ये ध्यान देना है मनुष्य का जो बायां फेफड़ा है वो 2 भागों में यानी 2 लोब्स में बटे होते हैं। एक होता है सुपीरियर लोब जो ऊपर वाला है, दूसरा होता है इंफीरियर लोब जो नीचे वाला होता है। उसके बाद है ये दोनों लोब ऑब्लिक फिशर के द्वारा, ये जो दिखाया गया है ये आपको जिसके द्वारा ये लोब लंग्स बटे होते हैं ये कहलाता है ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर कहलाता है, ये जो दिखाया गया है ये ऑब्लिक फिशर कहलाता है। लेकिन जो राइट लंग्स होता है, मनुष्य का जो राइट लंग्स है यानी दायां फेफड़ा जो है वो 3 भागों में बटे होते हैं। मनुष्य के यदि दायां फेफड़ा की बात करें तो वो 3 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन है तो ध्यान देना है, ये जो है यहाँ से 3 भाग में बट जाएगा ऐसे और ये ऐसे, तो ये 3 भाग में बट जाता है मनुष्य का दायां फेफड़ा। एक होता है सुपीरियर लोब यानी ये ऊपर वाला जो सुपीरियर लोब हो गया और दूसरा ये मिडिल लोब, बीच वाला मिडिल लोब होता है, दूसरा मिडिल लोब दिखाया गया है। और तीसरा होता है इन्फीरियर लोब, तीसरा जो है वो इन्फीरियर लोब होता है। बीच वाला मिडल लोब, सबसे जो है ऊपर वाला सुपीरियर लोब, बीच वाला मिडल लोब और जो है सबसे नीचे वाला इन्फीरियर लोब। तो ये ध्यान देना है कि मनुष्य का जो फेफड़ा है वो यानी दायां फेफड़ा वो 3 भागों में सुपरफिशियली यानी बाहर से देखने पे वो 3 भागों में बटे होते हैं। सबसे बाहर वाला यानी जो सबसे ऊपर वाला होता है वो कहलाता है सुपीरियर और बीच वाला जो होता है वो कहलाता है मिडल और नीचे वाला जो होता है वो कहलाता है इन्फीरियर लोब। और यदि दाएं लंग्स की बात करें तो वो जो है 2 भागों में बटे हुए हैं, एक कहलाता है सुपीरियर लोब और नीचे वाला कहलाता है इन्फीरियर लोब। तो आगे है ये जो बटे हुए जिस तरह से ये बटा हुआ था आपको ऑब्लिक फिशर के द्वारा ये ऑब्लिक फिशर दिखाया गया था और ये बटे होते हैं एक हॉरिजॉन्टल फिशर और दूसरा ऑब्लिक फिशर। मतलब इस तरह से तो इसमें भी है और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल, इस तरह से हॉरिजॉन्टली फिशर जो है। तो 2 फिशर इसमें मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये राइट लंग्स जो है 3 भागों में बटा हुआ है, एक ऑब्लिक फिशर और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल फिशर। इसके बाद आगे है अब जो हमारा टॉपिक है तो यहाँ तक जो है लंग्स के स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ चुके हैं, लंग्स में क्या क्या था और ढेर सारे लंग्स का डायग्राम भी आप लोगों को दिखा चुके हैं, अलग अलग डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम और लंग्स के बारे में सारा कुछ जो है हम लोग फाइनली पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ
लंग्स ह्यूमन के थोरेसिक कैविटी में उपस्थित एक जो है पिंक कलर की संरचना है, जो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग है, जो चारों ओर से दो झिल्ली से घिरा होता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, जो दो होते हैं, एक बाहर वाला जिसको विसरल पैराइटल प्लूरा और अंदर वाला जिसको विसरल प्लूरा कहते हैं। दोनों लंग्स के बीच तरल पदार्थ मौजूद होते हैं, यानी दोनों लंग्स नहीं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच तरल पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। और इस प्लूरल फ्लूइड का काम होता है रिस्पायरेशन, यानी ब्रीथिंग के द्वारा जो होने वाला फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना। ये काम हमारे शरीर में कर रहा है, यानी लंग्स में प्लूरल फ्लूइड। तो चलिए आज हम कंटिन्यू, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं मनुष्य में रिस्पायरेशन की क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, यानी मनुष्य में जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, तो रिस्पायरेशन का मतलब बताए हुए हैं वह क्रिया जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म जो है, रिस्पायरेशन से मतलब हो जाता है वह क्रिया जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यदि रिस्पायरेशन करेगा तो उसके सेल के अंदर जो फूड कंपोनेंट है, यानी ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज टूट करके एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। यही प्रक्रिया कहलाता है रिस्पायरेशन। मतलब क्या? वह क्रिया जिसके द्वारा सजीव या कोई भी सेल भोज्य पदार्थ को यूज करके उसके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज करते हैं और उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, ये कहलाता है रिस्पायरेशन। जो कि पढ़ा चुके हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जनरली ह्यूमन में होता है और अवायवीय श्वसन जो है हम लोग ईस्ट में पढ़े थे। लेकिन इसके साथ साथ हम बताए हुए हैं कि विगरस एक्टिविटी, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उस समय पे हमारे शरीर में भी अवायवीय श्वसन देखने को मिलता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं रिस्पायरेशन की क्रियाविधि और इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं पढ़ने के लिए रिस्पायरेशन की क्रियाविधि में। तो रिस्पायरेशन का जो क्रियाविधि होता है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पूरे रिस्पायरेशन को दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिस्पायरेशन जो है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मतलब ये किसमें फिजिकल प्रोसेस भी शामिल है और केमिकल प्रोसेस भी शामिल होता है। तो हम रिस्पायरेशन को लिख सकते हैं कि एक प्रकार का ये फिजियो केमिकल प्रोसेस है। इसमें जो हम ब्रीथिंग पढ़ेंगे, इसमें पहले ब्रीथिंग पढ़ेंगे, ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग को फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे सेल्यूलर रिस्पायरेशन, सेल्यूलर रिस्पायरेशन, और इसको पढ़ते हैं हम लोग सेल्यूलर रिस्पायरेशन को केमिकल प्रोसेस। यहाँ पे सेल के अंदर जो है रिस्पायरेशन जो हो रहा है वहाँ पे केमिकल इंजाइमेटिकली ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, तो वो केमिकल प्रोसेस में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। तो हम बताएं ये दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। एक तो इसमें जो है ब्रीथिंग हो रहा है और दूसरा जो है सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है। तो ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस में बताएं, ब्रीथिंग एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग का मतलब हो जाता है उच्छ्वास, जिसको हम कहते हैं सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यानी कि इनहालेशन एंड एक्सहालेशन। यानी सांस हम लिए, सांस छोड़े, सांस लेना और छोड़ना, ये प्रक्रिया जो है ब्रीथिंग कहलाता है। तो इनहालेशन एंड एक्सहालेशन प्रोसेस को, यानी इनहालेशन का मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहालेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना, ये प्रक्रिया जो है ब्रीथिंग कहलाता है। तो लिखे हैं रिस्पायरेशन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, यानी रिस्पायरेशन जो है दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, जिसमें से पहला यानी कि ब्रीथिंग हो जाता है। ब्रीथिंग यानी ये श्वसन कहना गलत होगा, ये उच्छ्वास कहलाता है, उच्छ्वास। तो ब्रीथिंग का मतलब हो जाता है उच्छ्वास। और दूसरा जो है सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
तो ब्रीथिंग मतलब उच्छ्वास यानी सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यानी यानी उच्छ्वास नहीं स्वच्छोवास हो जाएगा। एक सेकेंड, स्वच्छोवास, स्वच्छोवास ब्रीथिंग, ये करेक्ट कर लीजिएगा। स्वच्छोवास होगा। तो स्वच्छोवास दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, एक प्रश्वास, प्रश्वास और दूसरा जो है उच्छ्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास। तो ये दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप आ जाता है, यानी इनहाइलेशन। प्रश्वास का मतलब होता है इनहाइलेशन और दूसरा है उच्छ्वास का मतलब एक्सहाइलेशन, एक्सहाइलेशन। यानी जब हम एयर को अंदर इनहेल करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो इन मतलब अंदर लेना, तो इनहाइलेशन। ऐसे याद रखना है आपको, इन का मतलब अंदर लेना, तो सांस जब अंदर ले रहे हैं तो इनहेल कर रहे हैं तो उच्च यानी प्रश्वास कहलाएगा। प्रश्वास मतलब प्र मतलब प्रवेश करना, इन मतलब अंदर, तो याद रखना है इन मतलब अंदर, तो सांस हम अंदर ले रहे हैं। एक्स मतलब एक्सटर्नल, मतलब ई एक्स से एक्सटर्नल भी होता है, तो एक्सटर्नल से मतलब बाहर की ओर, तो बाहर की ओर हो गया। जैसे आई एन से इंटरनल, तो इंटरनल मतलब अंदर लेना, ई एक्स से एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मीन्स बाहर। तो एक्सहाइलेशन से ध्यान देना है कि एयर का बाहर छोड़ना, तो वो कहलाएगा एक्सहाइलेशन। तो इनहाइलेशन का मतलब हो जाता है कि O2 रिच वाला एयर, जिस एयर में ऑक्सीजन का मात्रा अधिक है, या फ्रेश एयर का इनहेल करना यानी सांस का यानी O2 रिच एयर का अंदर लेना कहलाता है प्रश्वास। और CO2 रिच एयर यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, हमारे शरीर में अब जो है ऑक्सीजन के यूज से कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के अब यूज से क्या होगा, वहां पे CO2 बनेगा। तो जो बना हुआ CO2 होगा यानी ऑक्सीजन जो यूज हुआ था, तो वहां पे अब जो CO2 बना होगा ग्लूकोज के टूटने से, तो अब ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये बाहर निकलेगा हमारी बॉडी से। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का बाहर निकलना एक्सहालेशन यानी उच्छ्वास कहलाता है। तो लिखे हैं रिस्पायरेशन दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, ये ध्यान देना, ये दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। एक हो जाता है ब्रीथिंग, जिसको जो है उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और दूसरा होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन, और इसी को हम पढ़ेंगे आगे इंटरनल रिस्पायरेशन के नाम से, यानी इसी को जो है इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आप देखिए ब्रीथिंग यहाँ पे लिखे हैं, और ब्रीथिंग जो इसमें इनहाइलेशन और एक्सहालेशन हो रहा है। तो ब्रीथिंग का मतलब सबसे पहले बताए वह क्रिया जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं, यह प्रक्रिया कहलाता है ब्रीथिंग। तो लिखे हैं ऑक्सीजन रिच एयर के इनहाइलेशन तथा कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर के एक्सहाइलेशन, यानी ऑक्सीजन रिच एयर के इनहाइलेशन मतलब प्रश्वास, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर के एक्सहाइलेशन मतलब उच्छ्वास की क्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं। यानी O2 रिच एयर का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का बाहर छोड़ना ही कहलाता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग जो है दो प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, हम समझेंगे ब्रीथिंग में ढेर सारा जो है हमारे बॉडी के मसल्स भाग ले रहा है, ये सारा समझाया जाएगा, जिसमें मेनली डायफ्राम है, एब्डोमिनल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स है, ये सारा मसल्स का जो है रोल होता है ब्रीथिंग क्रिया में, यानी कि जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं और जो है एक्सहेल करते हैं। तो लिखे हैं कि ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, यानी एक भौतिक क्रिया में आ जाता है। अब है ब्रीथिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, ब्रीथिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। ब्रीथिंग जो है एक प्रकार का पल्मोनरी वेंटिलेशन प्रक्रिया है। अब एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उसमें जो है 12 से 16 टाइम्स यानी 12 से 16 बार प्रति मिनट के हिसाब से ब्रीथिंग होता है, यानी कि
एक ब्रीथिंग हुआ, यानी सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, तब एक कंप्लीट ब्रीथिंग। यानी सांस जब अंदर ले रहे हैं और बाहर, यानी कि अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तब जाकर के वो एक कंप्लीट ब्रीथिंग होता है। तो एक कंप्लीट ब्रीथिंग जो हुआ वो 1 मिनट, यानी ह्यूमन में हम देखेंगे प्रति मिनट के हिसाब से कोई मनुष्य जो है कितने बार यानी सांस ले रहा है यानी छोड़ रहा है। तो एयर का अंदर लेना और बाहर छोड़ना एक ब्रीथिंग हो गया। तो ब्रीथिंग जो है यानी श्वासोच्छ्वास का दर क्या होता है मनुष्य में, तो याद रखना है कि 12 से 16 बार प्रति मिनट के जो है पर मिनट के हिसाब से ये हो रहा है, टाइम्स पर मिनट। एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं, एडल्ट ह्यूमन में 12 से 16 बार जो है ब्रीथिंग है। अब है ब्रीथिंग यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि, यानी हम जो है सांस लेते हैं और छोड़ते कैसे हैं, इसके लिए क्रियाविधि है। तो लिखे है ब्रीथिंग जो है 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है। मतलब ब्रीथिंग में 2 क्रिया हो रहा है, कौन कौन, तो एक बताए एक्सहालेशन और दूसरा, यानी पहले इनहालेशन और दूसरा एक्सहालेशन। तो पहला हो जाता है इनहालेशन, यानी सांस का अंदर लेना। तो इनहालेशन मतलब सांस का अंदर लेना, और एक्सहालेशन मतलब जो है बाहर छोड़ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का बाहर छोड़ना एक्सहालेशन, और O2 रिच एयर का अंदर लेना कहलाता है इनहालेशन। तो इनहालेशन और एक्सहालेशन, तो इनहालेशन में बताए कि ऑक्सीजन रिच एयर का लंग्स में भरना ही, यानी लंग्स में आना ही कहलाता है इनहालेशन। यानी इनहालेशन से मतलब बताए आपको, इन का मतलब होता है अंदर, यानी इन मतलब अंदर, यानी इंटरनली, इंटरनल तो अंदर आंतरिक हो जाएगा। तो एयर का अंदर लेना तो इनहालेशन कहलाएगा। और दूसरा है एक्सहालेशन, तो एक्सहालेशन कहलाएगा जो है बाहर छोड़ना। तो इनहालेशन में अब जो है ढेर सारे प्रकार के मसल्स हैं जिसका रोल है, यानी इनहालेशन जो जब हम सांस ले रहे हैं ये ऐसे ही नहीं चलने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी हम जो है ऐसे सांस लेते हैं और छोड़ रहे हैं, इसके लिए हमारे बॉडी में इंटरनली यानी अंदर में बहुत सारे मसल्स काम कर रहा है कि कैसे हम जो है एयर लेंगे और फिर वो एयर हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। यदि ये मसल्स काम करना बंद कर दें तो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस जो है रुक जाएगा। तो कौन कौन मसल्स है देखते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है जो मेन मसल्स है वो है हमारा डायफ्राम, यानी पहला मसल्स होता है डायफ्राम, डायफ्राम को हिंदी में डायफ्राम ही कहते हैं। और दूसरा है इंटरनल कोस्टल मसल्स, और तीसरा है एब्डोमिनल मसल्स। ये कुछ मसल्स है जो हमारे बॉडी में इनहालेशन, यानी जब हम सांस अंदर ले रहे होंगे उस समय पे हमारे बॉडी में ये फंक्शनल होगा, यानी काम करेगा ये तीनों। यदि ये तीनों काम करना बंद कर दिया तो हमारे ब्रीथिंग में समस्या उत्पन्न हो सकता है, यानी हम सांस जो है ठीक से नहीं ले सकते हैं या हमारा ब्रीथिंग रुक भी सकता है। तो ये तीनों मसल्स का काम जो है हमारे बॉडी में जरूरी होता है, और यदि ये काम नहीं करेगा तो ब्रीथिंग जो है मनुष्य का वो स्टॉप हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, यानी काम नहीं करेगा। तो ये 3 मसल्स हुआ। अब ये तीनों मसल्स कैसे काम करता है, इसका रोल कैसे, ये कैसे काम कर रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कौन रिलैक्स कर रहा है, कब, ये सारा बातें अगले क्लास में। आज जो है यही इतना ही रखते हैं, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि इन सभी मसल्स का ब्रीथिंग में रोल क्या है, यानी ये कैसे काम कर रहा है, कौन कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और यानी संकुचित हो रहा है, और कौन कब जो है रिलैक्स कर रहा है। तो ये जो रोल है इन तीनों मसल्स का, यानी जो भी ब्रीथिंग मसल्स है, तो इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि एक भी लेक्चर हमारा मिस नहीं हो रिस्पायरेशन को लेकर के, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो आपके अपने प्रिपरेशन साथी के नाम से है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।